हेलो बच्चों, नमस्ते नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बिहार लाइब्रेरियन के साथ एमआरएस, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस जैसे एग्जाम्स में उपयोगी प्रश्नों के लिए 15 मिनट शो हम लोग लेकर आए हैं। और इस 15 मिनट शो में आपको उपयोगी क्वेश्चंस मिलेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ओसीएलसी नेटवर्क का वर्तमान नाम क्या है? तो ओहियो कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, या ऑनलाइन कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, या ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, या ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। तो अगर वर्तमान यहाँ पे क्यों पूछा है? क्योंकि इसके दो नाम हैं, यानी शुरू में कुछ अलग नाम था और बाद में इसका नाम बदल दिया गया। तो वर्तमान नाम की अगर बात करें तो प्रेजेंट में इसका नाम क्या है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर होता है। तो ये क्या है? वर्तमान नाम है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि स्थापना के समय इसका नाम क्या था, तो स्थापना के समय या पुराना नाम अगर पूछ दिया जाए तो इसका पुराना नाम था ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में ओसीएलसी से रिलेटेड। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुराना पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है? लाइब्रेरी नेटवर्क कौन सा है? तो ऑप्शन है ओसीएलसी, डेलनेट, जेनेट और कर्ल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ओसीएलसी है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर होता है। भारत का प्रथम पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है? तो प्रथम लाइब्रेरी नेटवर्क की बात करें तो कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क की अगर बात करें तो इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कैलिबिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिबिनेट कहते हैं। और ये भारत का सबसे पुराना लाइब्रेरी नेटवर्क है। तो कैलिबिनेट भी पूछे, कैलिबिनेट भी लिखा रहता है, और नहीं तो कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क भी लिखा होता है। तो कैलिबिनेट का फुल फॉर्म यही होता है, कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क। और जिसकी स्थापना अगर देखा जाए तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1986 आपके सामने दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है डेलनेट। डेलनेट की अगर बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे भारत का ये लाइब्रेरी नेटवर्क होता है कि स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सबसे पहले तो कैलिबिनेट की स्थापना हुई 1986 में। कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना 1986 में हुई, इसीलिए इसको सबसे पहला लाइब्रेरी नेटवर्क कहते हैं। और उसकी 2 साल बाद 1988 में डेलनेट की स्थापना हुई थी। डेलनेट से ही रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, डेलनेट की स्थापना किस नाम से हुई थी? तो डेलनेट की स्थापना किस नाम से हुई थी? तो एक तो ऑप्शन है दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, यानी, और दूसरा है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, तीसरा है डाटा लाइब्रेरी नेटवर्क, और चौथा है डिजिटल लाइब्रेरी नेटवर्क। लेकिन क्वेश्चन के आंसर ये दोनों में से एक ही है, और दोनों में से दोनों आंसर हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछे जाने के तरीके पर डिपेंड करता है। यहाँ पे पूछा है स्थापना, अगर यहीं पे वर्तमान पूछ देता तो दोनों ऑप्शन में से एक होगा। तो यहां पे स्थापना पूछा है, तो स्थापना के समय इस डेलनेट का नाम था दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, ये स्थापना के समय ये नाम था। अगर कहें तो पुराना नाम, अगर कह सकें पुराना नाम भी अगर पूछ दिया जाए या स्थापना पूछ दिया जाए तो दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क होगा। फिर अगर पूछ दिया जाए कि वर्तमान में नाम क्या है, तो डेलनेट का वर्तमान में नाम क्या है? वर्तमान में नाम है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। देखिए, नाम बदलने से शॉर्ट नेम में कोई परिवर्तन नहीं है। और पहले भी डेलनेट था जब दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था, और आज भी डेलनेट ही है जब डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है। बस इसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया है, शॉर्ट नेम वही है जो शुरू से अंत तक है। अगला है, डेलनेट नेटवर्क का वर्तमान नाम कब से परिवर्तित किया गया? तो वर्तमान नाम की अगर बात करें तो 2000 में दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क से इसका नाम बदलकर डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कर दिया गया 2000 में। डॉक्यूमेंटेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार पॉल ऑटलेट के द्वारा किया गया। वैसे एससी ब्रेडफोर्ड, हेनली लॉफोंटेन की बात करें तो ये तीनों नाम डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम और सबसे पहला काम डॉक्यूमेंटेशन पे पॉल ऑटलेट को द्वारा किया गया। इसीलिए कहीं कहीं ये फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के नाम से भी जाना जाते हैं। फिर पॉल ऑटलेट ने प्रलेखन विषय के प्रथम पुस्तक यानी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड एक किताब लिखी जिसका नाम है ट्रेट डे डॉक्यूमेंटेशन। तो ट्रेट डे डॉक्यूमेंटेशन रचना किस वर्ष प्रकाशित किया गया? पॉल ऑटलेट के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सन 1934 में। सन 1934 में डॉक्यूमेंटेशन ये बुक पब्लिश की गई, लेखक थे पॉल ऑटलेट। यहां से दूसरी टाइप से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रेट डे डॉक्यूमेंटेशन के लेखक कौन है? तो इसका आंसर पॉल ऑटलेट हो जाएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एससी ब्रेडफोर्ड, एससी ब्रेडफोर्ड की अगर बात करें तो जिसकी पुस्तक डॉक्यूमेंटेशन, तो केवल डॉक्यूमेंटेशन नाम के लेखक कौन है? तो एससी ब्रेडफोर्ड है। यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही आंसर है सन 1967 में
डॉक्यूमेंटेशन नाम की ये किताब पब्लिश हुई थी एससी ब्रेडफोर्ड के द्वारा, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन, फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पॉल ऑटलेट हैं, और डॉक्यूमेंटेशन से पहला कार्य पॉल ऑटलेट ने किया था, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन नाम की किताब सबसे पहली बार एससी ब्रेडफोर्ड ने लिखी थी। जो पॉल ऑटलेट ने किताब लिखी थी उसका नाम था ट्रेड डे डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर बात करते हैं अगला, बिहार जीविका भर्ती से रिलेटेड की द ऑफिसर्स एकेडमी में सभी पदों के लिए ये कोर्स तैयार है और आप इसको परचेज कर सकते हैं शॉर्ट रिवीजन के लिए। हिंदी माध्यम में सभी कुछ उपलब्ध है। फिर अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले विद्वान कौन सा है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में डॉक्यूमेंटेशन पे काम करने के लिए कौन है? हेनरी लाफोंटेन, एससी ब्रेडफोर्ड, एसआर रंगनाथन और पॉल ऑटलेट। तो इसका सही आंसर है हेनरी लाफोंटेन को डॉक्यूमेंटेशन पे कार्य करने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में, ये याद रखिएगा। अगला है, किस वर्ष आईएसबीएन प्रदान करने वाली आरआरएन ऑफिस किस वर्ष तक कोलकाता में थी? तो आरआरएन आरआरएलएफ के अंतर्गत आती है, और आरआरएन की अगर बात करें तो ये 2007 तक ये कलकत्ता में इसका ऑफिस था आरआरएलएफ के अंतर्गत। भारत में आईएसएसएन प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? आईएसएसएन का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर के उसको दी जाती है जो सीरियल पब्लिकेशंस होते हैं, जैसे पीरियोडिकल्स हुआ, जर्नल हुआ, मैगजीन्स हुए, इनके लिए जो आईएसए नंबर दी जाती है, स्टैंडर्ड नंबर दी जाती है, उसको आईएसएसएन कहते हैं। और ये कहाँ पे स्थित है, किसके अंतर्गत काम करता है? तो नेशनल साइंस लाइब्रेरी दिल्ली, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, यूएपी यानी शब्द का पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन होता है, या यूनिवर्सिटी अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशंस होता है, या यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ पब्लिकेशन होता है, या यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सबसे पहला आंसर होगा यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन होता है, यानी कोई भी पब्लिकेशन हो वो सार्वभौमिक हो, यानी पूरी दुनिया में वो उपलब्ध हो। फिर लिब्रा और मेट्री शब्द की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर एस रंगनाथन, के एस असदुल्ला खां, बी एस केसवन या मेलविल डेवी। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा लिब्रा और मेट्री ये दो स्यूडोनाम यूज किए गए थे, छद्म नाम यूज किए गए थे। रंगनाथन द्वारा शारदा रंगनाथन इंडोमेंट ऑफ फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना की अगर बात आएगी तो 1961 में की गई थी स्थापना। अगर इसके पंजीकरण की अगर बात आएगी तो पंजीकरण सेल्स की पंजीकरण की बात आएगी तो 1963 में की गई थी। तो पंजीकरण अगर पूछा जाएगा तो 1963, स्थापना पूछा जाएगा तो 1961, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, और संस्थापक डॉक्टर एस आर रंगनाथन है। बेंगलुरु में, बेंगलोर में इसका मुख्यालय है, और बेंगलुरु अब कहते हैं बेंगलोर को। डॉक्टर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का नेशनल रिसर्च प्रोफेसर कब नियुक्त किया गया? 1962 में, 1965 में, 70 में, 57 में? तो बिल्कुल सही आंसर है 65 में इनको नेशनल रिसर्च प्रोफेसर तय किया गया, और इनको 1957 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था, पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। सार्वजनिक पुस्तकालयों की सहायता के लिए राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान यानी आरआरएलएफ यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा विकसित राज्यों को प्रदान की जाने वाली सहायता का अनुपात क्या होता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे किस राज्यों की बात हो रही है, तो विकसित राज्यों की बात हो रही है। तो 90-10, 60-40, 50-50 और 80-20। तो बिल्कुल विकसित राज्यों के लिए 50-50 का रेशियो निर्धारित किया गया है। अगला ये मैचिंग स्कीम में आता है। सार्वजनिक पुस्तकालयों की सहायता के लिए राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा विकासशील राज्यों की यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो विकासशील राज्यों की अगर बात करें तो यहाँ पे 60-40 का रेशियो आ जाएगा, 60-40 का रेशियो। फिर सार्वजनिक पुस्तकालयों की सहायता के लिए राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के लिए यानी हिल स्टेशन नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के लिए दी जाने वाली सहायता राशि का अनुपात क्या होता है? तो याद रखिएगा 90-10 होता है, यानी 90% आरआरएलएफ देता है और 10% राज्य सरकारों के द्वारा दी जाती है। फिर बात करते हैं अगला, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का संचालन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन होता है? संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो बिल्कुल सही आंसर है संस्कृति मंत्रालय, और संस्कृति मंत्री जो होते हैं इसके चेयरमैन होते हैं। बीपीएससी एईडीओ सहायक शिक्षा विकास अधिकारी के लिए द ऑफिसर्स एकेडमी
टारगेट बैच चल रहा है, माध्यम हिंदी है। लैंग्वेज, जनरल स्टडीज, मैथ और रीजनिंग जैसे विषयों को गहराई से पढ़ाया जाएगा। और लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, चैप्टर वाइज पीडीएफ, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, बोर्ड पीडीएफ जैसे आपको सुविधाएं मिलेंगी। और लास्ट में आप लोगों को 15 टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध होगा और 999 में मात्र उपलब्ध है। अभी तो 30% का डिस्काउंट भी चल रहा है TOA30 कूपन यूज करने के बाद। अगला है यूजीसी द्वारा कौन सा विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का नेटवर्क विकसित किया गया है। तो यूजीसी के द्वारा पुस्तकालय नेटवर्क के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर पुस्तकालयों के नेटवर्क के लिए इन्फ्लिबनेट यानी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना की गई है। इन्फ्लिबनेट द्वारा कौन पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। तो सोल नाम का यानी सॉफ्टवेयर ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज नाम की पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर इन लाइब्रेरीज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। अगला है नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको कॉनपॉलिस कहते हैं या नेपलिस भी कहते हैं कहीं कहीं। तो नेशनल पॉलिसी, कॉनपॉलिस तब होगा कमिटी ऑन लिखा होगा, कमिटी ऑन। कॉनपॉलिस का मतलब यहाँ पे कमिटी ऑन भी जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो नेपलिस हो जाएगा ये। कमिटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कॉनपॉलिस हो जाएगा। नेपलिस अगर होगा तो नेपलिस का यही फुल फॉर्म होगा जो यहां से शुरू होगा, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। के लिए सन ईस्वी में, कौन से सन ईस्वी में प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता के लिए एक समिति का गठन किया गया। तो 1985 में इस समिति का गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट कौन सी ईयर में दी गई। तो रिपोर्ट की बात आएगी तो 1986 हो जाएगा। ठीक है, ड्राफ्ट की बात आएगी, ड्राफ्ट की भी बात आएगी, कब ड्राफ्ट तैयार किया गया, प्रारूप तैयार किया गया तो 1985। समिति का गठन कब किया गया 1985, लेकिन रिपोर्ट कौन सी ईयर में प्रस्तुत की गई थी तो 1986। इसका सही आंसर होगा। आइसलिक के प्रकाशन कौन से हैं। तो इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट होता है, या आइसलिक बुलेटिन होता है, या रिसर्च इन प्रोग्रेस होता है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा इसका सही आंसर। फिर नेशनल साइंस लाइब्रेरी यानी NSL कहाँ अवस्थित है। तो नेशनल साइंस लाइब्रेरी जो स्थित है नेशकेयर दिल्ली में स्थित है, जहाँ पे ISSN इसी के द्वारा दिए जाते हैं, नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है ISSN के लिए। W.F. बोर्डेन के प्रयास से प्रथम भारतीय ग्रंथालय विज्ञान पत्रिका, जिसको हम लाइब्रेरी मिसलेनी के नाम से जानते हैं, किस वर्ष प्रकाशित की गई थी। तो बिल्कुल सही आंसर है 1912 में W.F. बोर्डेन के द्वारा भारत की सबसे पहली पुस्तकालय विज्ञान की पत्रिका, जिसको हम लाइब्रेरी मिसलेनी कहते हैं, 1912 में प्रकाशित की गई थी। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ पे स्थित है। तो कलकत्ता में है, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली कलकत्ता है तो साल्ट लेक कलकत्ता में है। बिहार जीविका के लिए बहुत सारे कोर्सेज जो पद के अनुसार कोर्सेज तैयार किए गए हैं, और इसको आप अगर फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं, कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स, मॉडर्न हिस्ट्री, रीजनिंग, मैथ्स, जीविका, स्पेशल साइंस और कंप्यूटर साइंस जैसे विषय आपको गहराई से पढ़ाए गए हैं, तो इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। 15 मिनट्स में आपको कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग इसमें कमेंट कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।